बच्चों आइए डिस्कस करते हैं जेईई मेंस 2023 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का मैथमेटिक्स का पेपर। बच्चों बड़ा ही बढ़िया पेपर आया था। हमारे जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको रिसेंट डेज में कराए थे उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए और बड़े आसान सब क्वेश्चन थे। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए होंगे सब बेहतरीन तरीके से करके आए होंगे और जिनका एग्जाम बचा हुआ है वो अब आगे आने वालों में बहुत बेहतरीन तरीके से करके आने वाले हैं। बच्चों आइए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आया है ये मैट्रिक्स का है। एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपको और ए की पावर 7 इक्वल्स टू अल्फा की पावर 6 ए प्लस बीटा आई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हमने एक टेक्निक आपको सिखाया हुआ है, यदि कोई मैट्रिक्स है आपका 2x2 ऑर्डर वाला तो उससे डायरेक्टली आप एक इक्वेशन बना सकते हैं। वो इक्वेशन ये हुआ करती थी ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल्स टू 0। ऐसा बच्चों होता था। या तो अब ऐसा वाला आपको यदि याद नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली क्या इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो उससे भी ये वाला रिलेशन बच्चों आ जाने वाला है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो जी ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वो आ गया है 11। तो ए स्क्वायर माइनस 11a और इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू 11 इंटू ए आ गया है। अब मुझे निकालना है क्या बच्चों, ए टू दी पावर 7 निकालना है। ए टू दी पावर 7 का मतलब होता है बच्चों ए टू दी पावर 6 इंटू ए। ए टू दी पावर 6 कैसे निकलेगा, इसका क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब और ए का क्यूब इंटू ए बच्चों। अब बच्चों जो a का क्यूब इंटू ए है वो a की पावर 4 बन गया और a की पावर 4 को यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 11 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और वापस से मैं a स्क्वायर को क्या लिख दूंगा 11 इंटू ए लिखूंगा। तो a टू दी पावर 7 मेरे प्यारे बच्चों आ गया 11 टू दी पावर 6 इंटू ए, ऐसा बच्चों आ गया है। अब इससे यदि मैं इसको कंपेयर करता हूं तो देखो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि अल्फा के प्लेस पे 11 आ गया है और इसमें आई वाला टर्म है नहीं, इसका मतलब बीटा का वैल्यू 0 होगा। सो अल्फा 11 है और बीटा का वैल्यू 0 है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 121। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों अपने फेवरेट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम से आया। ये क्वेश्चन भैया बार बार आ रहा है, 4 पेपर हुए हैं, चारों में ऐसा क्वेश्चन आया ही आया है, तो आपके वाले में भी आने के पूरे चांस है। आपको बताना है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो x की पावर 7 का कोएफिशिएंट निकालेंगे, x की पावर 9 का निकालेंगे और उनको माइनस करेंगे। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब वो डिफरेंस आपको पॉजिटिव में ही बताना है। तो भाई जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस 1 11cr 2x की पावर 11 माइनस आर 1 अपॉन 2x की पावर r बच्चों। तो ये बना है 11cr 2 की पावर 11 माइनस 2r और इंटू x की पावर भी 11 माइनस 2r। बच्चों इसमें दो, एक बार x की पावर 7 के लिए और एक बार x की पावर 9 के लिए। x की पावर 7 के लिए 11 माइनस 2r को 7 पुट करेंगे सो r का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7 यहां बच्चों 2 पुट करेंगे तो 11c2 इंटू 2 की पावर 7 आ जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही बच्चों जब हमें x की पावर 9 का निकालना होगा तो सिंपली इसको आप यहां 9 पुट कर देंगे, 9 पुट करके r का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 9 ये आ जाएगा 11c1 और यहाँ 2 की पावर कितनी बन जाएगी जी, 2 की पावर बन जाएगी 9। अब इन दोनों का आपको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए करें दोनों को माइनस करना है। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए आप। 11c2 का मतलब 11 इंटू 10 अपॉन 2 मतलब कि 11 इंटू 5 इंटू 2 टू दी पावर 7 मतलब कि 55 इंटू 2 टू दी पावर 7। ये बच्चों 11c1 का वैल्यू 11। अब यहाँ बच्चों 2 की पावर 9 है तो इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 7। तो ये बन जाएगा 44 इंटू 2 की पावर 7। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों को माइनस कर लीजिए तो दोनों को माइनस करके आ जाएगा 11 इंटू 2 की पावर 7 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आ गया। बहुत ही जाना पहचाना आसान सा क्वेश्चन। आपको वर्ड्स बनाने मैथमेटिक्स के लेटर्स को यूज करके और कहा है C एंड S नॉट कम टुगेदर। C और S एक साथ नहीं आने चाहिए बच्चों। इसमें गैप मेथड लगा सकते हैं
या तो स्ट्रिंग मेथड भी लगा सकते हैं, पहले टोटल निकाल लीजिए, फिर सी और एस को एक साथ वाले निकाल लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए, या तो गैप मेथड बहुत ही बढ़िया है भाई। इसमें देख लो टोटल कितने लेटर्स हैं भाई, मैथमेटिक्स में हमने याद कर रखा है 11 लेटर्स होते हैं, तो 11 में से सी और एस को हटा दीजिए, बाकी कितने बचे 9, तो आप 9 लेटर्स को यहाँ अरेंज कर दीजिए, मैं काउंट करके नहीं लगा, 9 हमने लिख दिया जी। तो 9 को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल, कुछ उनमें सेम भी होंगे, 2 m होते हैं, 2 a होते हैं और 2 t होते हैं, तो ये आ गया जी। अब बच्चों इनके यहाँ कितने प्लेसेस बच जाएंगे, गैप मेथड यूज कर रहे हैं, तो यदि मैंने 9 लेटर्स अरेंज किए हैं तो प्लेसेस बच जाएंगे 10, 8 उनके बीच में होंगे और 2 साइड में होंगे, तो 10 प्लेसेस आएंगे, और 10 पे कितने रखने हैं मुझे, 2 रखने हैं, तो पहले को रखने के 10 वेज और दूसरे को रखने के 9 वेज बच्चों, तो ये आपका बन जाने वाला है। इसको चाहो तो आप थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा जी कैसा है। थोड़ा सा मैं कर देता हूं, चलो इसको मिला दूं तो ये 10 फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये 9/8, तो 9/8 इंटू 10 फैक्टोरियल बच्चों, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, इसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस गिवन है, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी समझ सकते हो या तो डिटरमिनेंट का भी समझ सकते हो, क्योंकि जो एरिया निकलता है वो डिटरमिनेंट से तो निकलता है भी। तो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने के। जैसे बच्चों को ये हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका मुझे एरिया फाइंड करना हो, तो 2 तरीके मेरे पास हैं। एक तो नॉर्मल तरीका है, ऐसे करके आप इसके ना 2 ट्राइंगल बना लीजिए, इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। या तो एक डायरेक्ट तरीका होता है, वो मैं आपको सिखा देता हूं, पहले लिखिएगा हाफ। ये वाला जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, किसी भी पॉलीगॉन के लिए काम करता है। क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट वाला वर्टेक्स, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट वाले को एक बार रिपीट करना है मेरे बच्चों, और एक छोटा सा मोड लगा लो, एरिया नेगेटिव कभी होता नहीं है, बस इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, 6, ये आया 30, ये आया -42 और ये आया -2, बीच में माइनस का साइन यूज करिए, उल्टा मल्टीप्लाई करना चालू कीजिए, -6 अगेन -6 42 और बच्चों ये आ गया है 10। ऐसे बच्चों आप सॉल्व कर दीजिए, बस ये आ गया है आपका एरिया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आराम से और इसको सिंप्लीफाई करके 24 आ जाएगा बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों प्रोबेबिलिटी से आ गया, फिर से ऐसे वाला क्वेश्चन आ ही रहा है बार बार। इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स x = 0 1 2 3 और p x = r, x = r का प्रोबेबिलिटी ये आपको गिवन है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है x > 2 का। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है भी। अब यहाँ ये जो रैंडम वेरिएबल x है उसका वैल्यू 0 1 2 3 से आगे डॉट डॉट लगाया है, इसका मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमें क्या पता होता है बच्चों, जो सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सबका सम 1 आता है। तो सिग्मा p जो हमारा होता है, सिग्मा p i का ये, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यही वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। मींस ये वाली प्रोबेबिलिटी में पहले मैं r को 0 रखूंगा, 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा और सबको ऐड कर दूंगा और उसका सम 1 के इक्वल। तो आइए शुरू करते हैं निकालना। तो k तो बच्चों मैं इसे कॉमन ले लेता हूं, तो जब इसे मैं r को 1 रखूंगा तो ये वाला वैल्यू 1/1 बन जाएगा, 2 रख के 1/3 बन जाएगा, 3 रख के 3/3 स्क्वायर और ये 4/3 क्यूब, ऐसे मेरे बच्चों बन जाएगा। आप ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ये बन चुका है एक AGP, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये बना हुआ है। तो इसका सम निकालना बहुत आसान होता है, इसका जो कॉमन रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन रेशियो कितना है, 1/3 है, तो s को 1/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर और 3/3 क्यूब, ऐसे करके बन जाएगा बच्चों। अब इनको आप माइनस कर दीजिए, माइनस यहां से करूंगा तो s - s/3 2/3 s बनेगा, यहाँ k तो कॉमन है ही, 1 को ऐसे रखिए, 2/3 - 1/3 1/3, 3/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर और फिर 1/3 क्यूब, ऐसा मेरे बच्चों बन जाएगा। ये इनफाइनाइट जीपी बन गया है। इसके सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r मेरे बच्चों, और इसको यदि मैं सॉल्व कर देता हूं, ये आ गया 3/2 इंटू k। तो 2/3 इंटू s का वैल्यू आ गया 3/2 k। तो यहां से मैं s का वैल्यू, और s का वैल्यू कितना होगा जी, s सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है तो s का वैल्यू तो 1 है, तो s को यदि मैं 1 पुट कर देता हूं यहां, तो ये 2/3 =
3/2 इंटू के आ गया है। सो के का वैल्यू आ गया बच्चों 4/9, के का वैल्यू 4/9 आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है बच्चों। तो उसमें क्या करूंगा, उल्टे वाला मेथड यूज करते हैं। x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 का प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर दूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा बच्चों। तो यहां से मैं सबसे पहले क्या निकालता हूं, x इक्वल्स टू 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। x को 0 रखने पे देखो यहां कितना वैल्यू आ रहा है, k आ रहा है, तो ये आ गया है k। और x इक्वल्स टू 1 पे कितना आएगा, ये वाला आ रहा है 2/3 इंटू के बच्चों आ गया। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए और फिर उसको 1 से माइनस कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 1 माइनस के माइनस 2/3 के बच्चों। तो ये बन गया 1 माइनस, ये बन गया 5/3 इंटू के, और के का वैल्यू कितना है 4/9 है, के का वैल्यू 4/9 है। तो ये आ गया 1 माइनस 20/27, माइनस कर देंगे बच्चों आ जाएगा 7/27। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ गया मैथमेटिकल रीजनिंग से। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हर पेपर में आ ही रहा है, इस बार भी आया है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके आपको पता ही है। एक तरीका तो होता है ट्रुथ टेबल बना के, यदि कुछ ना समझ में आए तो ट्रुथ टेबल बना के हो ही जाना है सवाल, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन हो जाता है। दूसरा तरीका है भाई प्रॉपर्टी यूज करके। मैंने काफी सारे सवाल आपको प्रॉपर्टी यूज करके ही कराए हैं। एक तरीका होता है वेन डायग्राम बना के, तो एक ये वाला क्वेश्चन मैं आपको वेन डायग्राम से कराता हूं बच्चों। तो वेन डायग्राम में क्या करेंगे, हमारे पास ये दो स्टेटमेंट है, इनको आप सेट के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये हो गया P और ये हो गया बच्चों Q। तो देखिए यहां क्या कहा है, P एंड नेगेशन ऑफ Q, मतलब P तो है लेकिन Q नहीं है। तो ये वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट होता है P एंड नेगेशन ऑफ Q। दूसरे में क्या गया, नेगेशन P और नेगेशन Q, नेगेशन P और नेगेशन Q, मतलब आपको वो सारे लेने हैं जो ना P में है और ना Q में है। तो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट भी आएगा, और बाहर यदि कुछ है तो वो सारा पार्ट भी आएगा। मतलब कि ये इंटरसेक्शन को छोड़ के सभी कुछ आएगा। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी पहले आप समझ सकते हैं, डी मॉर्गन्स वाले यदि आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब P एंड Q, मतलब जो कॉमन वाला पार्ट है उसको छोड़ के बाकी सब उसमें लेना है। तो उसमें आपको ये वाला लेना है और ये वाला वापस से लेना ही है। अब इनका करना है आपको यूनियन, यूनियन मतलब ये भी लेना है और ये भी लेना है, और यदि बाहर कुछ है तो वो भी सब लेना है। अब बस ये बताना है तो ये कौन से वाला बन चुका है, देखो जी। तो अब ध्यान से देखो कौन सा बन चुका है, इसमें आप देख के बताओ, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस बाहर वाला पार्ट, बेसिकली ये तो यही वाला है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये तो उसके साथ कॉमन ही आ गया है। तो यही फाइनली हमारा वैल्यू आ जाएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में बच्चों गिवन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ गया स्टैटिस्टिक्स से, वही वाला सवाल, वही सवाल बार बार आ रहा है, मीन और वेरिएंस वाला जी। तो कहा गया मीन एंड वेरिएंस ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 9/2। बच्चों मीन और वेरिएंस गिवन है तो सम ऑफ, मतलब आपको मीन दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल देते हैं। तो 12 इंटू 9/2 कितना हो गया रे, शायद 54 आ गया जी, ये आ गया 54। अब बात करता हूं वेरिएंस की, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 12 माइनस मीन, मीन मतलब 9/2 का स्क्वायर 81/4 इज इक्वल टू 4। तो यहां से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू बच्चों मुझे निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इधर 12 एलसीएम आ जाएगा, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 243, और ये 12 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 48 बच्चों। कितना आ गया रे बच्चों, दोनों को प्लस करके देखना, मुझे लग रहा है ये शायद 291 आ गया है, ये आ गया है 291। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू 291 आ गया है, सिग्मा एक्स आई का वैल्यू 54 आ गया है। ये एक कहानी। अब बाद में क्या देखते हैं आप, बाद में ये पता चला कि हमने जो दो ऑब्जर्वेशन 9 और 10 लिए थे वो वास्तव में कितने थे, 7 और 14 थे बच्चों। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट वाली बात होगी। अब करेक्ट वाली में क्या आएगी, करेक्ट वाले के नाम में y रख देता हूं, y। तो देखो बच्चों इन दोनों का सम कितना था 19, और इनका सम कितना है 21। वो मेरे गलत थे, सही ये वाले हैं। तो डिफरेंस कितना आ गया, 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब मेरा सही वाला जो सम होगा वो 54 की बजाय 57
56 होगा बच्चों। अब सम आ गया तो यहां से मीन भी आ जाएगा, और मीन कितना आ गया 56/12, मतलब कि 14/3 मेरे बच्चों आ गया है मीन का वैल्यू। अब वेरिएंस की बात करता हूं तो सिग्मा yi² माइनस 14/3 का स्क्वायर, ये मुझे निकालना है बच्चों। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है ये सिग्मा yi² कितना आने वाला है बच्चों। अब देखिएगा मेरा जो सिग्मा xi² ये वाला आया था 291 था, लेकिन उसमें नंबर्स कौन कौन लिए थे 9 और 10 लिए थे। अभी मुझे नंबर क्या लेने हैं 7 और 14 लेने हैं, और बात स्क्वायर की चल रही है। तो यहां एक बार देखो, ये जो पुराने नंबर थे इनके स्क्वायर का सम कितना आ रहा था 181 आ रहा था। नए वालों के स्क्वायर का सम कितना आएगा 49 + 196 आएगा मेरे बच्चों। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है। जैसे मैं इसको इससे ही माइनस कर दूं तो 15 आ जाता है, और 15 को इसमें ऐड कर देता हूं तो मुझे लग रहा है ये 64 आ जाएगा। 64 ही लग रहा है ना भाई, हाँ 64 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 64 का आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो सिग्मा yi² होगा वो 291 + 64 होगा। 291 + 64 ऐड कर लेता हूं बच्चों, ये 5 आ गया, और ये आ जाएगा, ये भी 5, और ये आ जाएगा 3, तो 355 बच्चों आ जाएगा ये वाला वैल्यू। 355/12 माइनस 196/9 ऐसा बच्चों आ गया। अब इसका ले लेना है मुझे LCM, ये आ जाएगा यहाँ 36, इधर मल्टीप्लाई होगा किस, हाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा जी, इधर 3 से मल्टीप्लाई होकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 1065 आ जाएगा, और इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा मुश्किल है मल्टीप्लाई करना, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा ही, करते हैं कोशिश। कितना मुझे लग रहा है शायद 787, किससे कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे 4 से, 784, ये देखो शायद ये वाला आ जाना चाहिए 784। अब मेरे बच्चों इन दोनों को माइनस करना है, थोड़ा सा मुश्किल है माइनस करना, आइए यहाँ कर लेता हूँ। इसको 784 ऐसे माइनस करना है, ये आ गया मेरे बच्चों 1, ये आ जाएगा 8, और ये लग रहा है 2, ये आ गया बच्चों 281/36, ये आ गया जी 281/36 बच्चों। एक बार देख लीजिए दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। कॉमन कैसे देख पाऊंगा मैं, कॉमन मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि जो मेरा 36 है उसके फैक्टर्स में 2 और 3 आते हैं प्राइम फैक्टर्स, और ये इवन तो बिल्कुल नहीं है, और ये 3 से भी डिवाइड नहीं होने वाला क्योंकि डिजिट्स का सम 11 आ रहा है। इसका मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम है। तो ये ऊपर वाला m हो गया और नीचे वाला n हो गया। अब मुझे क्या निकालना था m + n निकालना था बच्चों। तो m + n का वैल्यू आ जाएगा 281 + 36, ऐड कर दो भैया 7 और ये 1 और ये 3, देख लेना जी समेशन सही किया कि नहीं। 317 बच्चों आ गया। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर। ये वो वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं जो रिसेंट मैंने चैप्टर्स आपको कराए थे उनसे जो पूछे गए थे, ठीक है नहीं। बाकी इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि सब दुनिया वाले लोग बहुत लेंदी तरीके से या बहुत खतरनाक तरीके से करा रहे हैं, जैसे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोग पता नहीं कौन से जमाने के तरीके से करा रहे हैं, 2-2 पेज भर के क्वेश्चन करा रहे हैं। ध्यान से सुन लो, ऐसा कोई सवाल नहीं आया जेईई में जिसमें 2-2 पेज भर के सोल्व किया जाए। यदि वो कर रहे हैं वो सब पुराने सदियों पुराने तरीके हैं। हमारे तरीके से सब क्वेश्चन ऐसे ही 2-4 लाइन में सिमटने वाले हैं। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगा, कहीं आपने सॉल्यूशन देखा हो कि भाई बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत लेंदी लग रहा है, और बताने वाला ही बता रहा है भी बहुत लेंदी बहुत मुश्किल सवाल आया है, उसे हमारे पास लाइए, हमें बताइए, हम उनका बेहतर आपको तरीका बताएंगे बच्चों। तो ये 8 अप्रैल का काम खत्म हो गया। अब 10 अप्रैल को जो जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।